सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि कल अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को मुसलमानों के खिलाफ खासकर गौरक्षकों द्वारा की जाने वाली लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों में चिंताजनक वृद्धि के खिलाफ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने केंद्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकारों को नोटिस जारी किया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर संविधान और संसदीय कानूनों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था। जब तक उस प्रस्ताव पर बहस और मतदान नहीं हो जाता तब तक कोई अन्य विधायी कार्य नहीं किया जाता था। भाजपा सरकार इन नियमों का उल्लंघन कर रही है। बता दें, मणिपुर की जमीनी हकीकत को समझने के लिए इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में जातीय हिंसा लगभग 3 महीने से बेरोक-टोक जारी है। उग्रवादी और अन्य हमलावर ड्रोन अत्याधुनिक हथियारों और मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्रतिद्वंदी संगठनों और सुरक्षा बलों के बीच नियमित गोलीबारी हो रही है। विश्व बैंक ने लगातार बारिश से उत्पन्न आपदा के प्रबंधन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल में कथित कोयला मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का आदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के उचाका गांव थाना क्षेत्र में कल शुक्रवार को मुहर्रम की 9वीं तारीख को निकले जुलूस में शामिल कुछ लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे कम से कम 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के आसपास के क्षेत्र और उड़ीसा सहित पूर्वी भारत में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिनों के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने शुक्रवार को रूस से अपील की कि वह हिरासत में लिए गए पत्रकार और प्रमुख विपक्षी कार्यकर्ता व्लादिमीर कारा-मुर्जा को तुरंत रिहा करे, जिनका जीवन बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण खतरे में है। क्रेमलिन और यूक्रेन में युद्ध के मुखर आलोचक 31 वर्षीय श्री कारा-मुर्जा को बीती 11 अप्रैल 2022 को मॉस्को में गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई गई और दुनिया भर के स्कूलों में इसे प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति एजेंसी यूनेस्को के अनुसार मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से सीखने पर असर पड़ता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी पर यूनेस्को की रिपोर्ट देशों में इससे सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह करती है कि स्कूलों में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर के 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश का सियासी पारा गर्म है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से बीजेपी इस कदर डर गई है कि बीजेपी के नेता अब इंडिया पर ही निशाना साधने लग गए हैं। यह घबराहट इतनी ज्यादा है कि अब देश का नाम इंडिया कहने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखने का ऐलान किया। इसके बाद से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता जो खुद को सोशल मीडिया पर इंडिया बताते थे, वो अब खुद को भारतीय बोल रहे हैं। पीएम मोदी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं, तो बीजेपी के सांसद इससे भी आगे निकल गए। बीजेपी सांसद ने देश का नाम इंडिया हटाने की मांग कर दी है। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए ये मांग की और इंडिया नाम को संविधान से हटा दिया है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आज़ादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से
आजादी दी जाए। धन्यवाद। इंडिया उपनिवेशिक और दासता का प्रतीक है, इसलिए देश का नाम इंडिया नहीं रहना चाहिए। बंसल ने कहा कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी लाल किले से कहा था कि देश को दासता के प्रतीक चिन्हों से मुक्त होना चाहिए। भाजपा सदस्य ने कहा, अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया। 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान में लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। अब संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाया जाए। बीजेपी सांसद और पीएम मोदी के बयान से एक बात साफ हो गई है कि इंडिया नाम से अब बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई दिखाई दे रही है। संसद में सत्ता पक्ष के सदस्य जैसे ही मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उसके जवाब में विपक्षी दल इंडिया इंडिया बोलना शुरू कर देते हैं, जिसके आगे मोदी का नाम फीका पड़ जाता है। इंडिया के आगे कमजोर पड़ती बीजेपी की ये बौखलाहट अब खुलकर सामने आने लगी है और उसके सांसद को देश के नाम से ही अब नफरत होती दिख रही है। इंडिया का डर बीजेपी पर साफ नजर आ रहा है। इधर विपक्ष के मणिपुर दौरे से भी बीजेपी में डर है। संसद में मणिपुर मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। विपक्ष पीएम मोदी से सदन के अंदर आकर बयान देने की मांग कर रहा है, लेकिन बयान देना तो दूर, पीएम मोदी मॉनसून सत्र के दौरान संसद के अंदर ही नहीं आए हैं और अब मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए 26 दलों के गठबंधन इंडिया ने मणिपुर का दौरा करने का प्लान बनाया है। तो कौन करेगा इस दौरे का नेतृत्व और किस दल के नेता जाएंगे साथ, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के नेता मणिपुर का दौरा करेंगे। 26 दलों के गठबंधन ने फैसला किया है कि मणिपुर में जाकर हालात का जायजा लिया जाएगा, साथ ही शांति के प्रयास भी किए जाएंगे। गुरुवार को यह तय हो गया था कि 29 और 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन के नेता मणिपुर जाएंगे, लेकिन यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा और कौन कौन से नेता मणिपुर जाएंगे, इस पर फैसला नहीं हो पाया था। गठबंधन के नेताओं के बीच इस बात पर सहमति थी कि नेतृत्व उस दल को करना चाहिए जिसकी मणिपुर में अच्छी पकड़ हो, जिसके बाद कांग्रेस को इसका नेतृत्व सौंपा गया। अब कांग्रेस के नेतृत्व में यह डेलीगेशन शनिवार को मणिपुर पहुंचेगा। 20 सदस्यीय इस डेलीगेशन में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई और फूलो देवी नेताम शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और अनिल हेगड़े, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी का नाम इस डेलीगेशन में है। द्रमुक की कनिमोई, एनसीपी के पीपी मोहम्मद फैजल, आरएलडी के जयंत चौधरी, आरजेडी के मनोज कुमार झा, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन और वीसी के टी. थिरुमावलन भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा शिवसेना के अरविंद सावंत, सीपीआई के संतोष कुमार, सीपीएम के ए रहीम, सपा के जावेद अली खान, आप के सुशील गुप्ता, डीएमके के डी रवि कुमार और आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैं मणिपुर जा रहा हूं, सच्चाई का पता लगाऊंगा, उस सच्चाई को संसद के सामने रखूंगा। विपक्ष के मणिपुर दौरे से बीजेपी मुश्किल में है, तो संसद में भी विपक्ष ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद में जोरदार टकराव देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मणिपुर को लेकर आज भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मणिपुर पर विपक्षी दल पीएम मोदी से बयान की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे से भाग रहे हैं। और क्या कुछ हुआ आज संसद में, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। मॉनसून सत्र के 7वें दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर फौरन चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्रवाई में हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने कहा, आप सदन को चलने नहीं देना चाहते। प्रश्नकाल जहाँ सरकार सवालों का जवाब देती है बहुत जरूरी है। इस पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही उस पर बहस शुरू कर दी गई थी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 दिन का समय है। आप जब भी तय करेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच अब ये खबर आ रही है कि सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय हो सकती है और 7 से 8 अगस्त को इस पर बहस कराई जा सकती है। 8 अगस्त को पीएम मोदी बहस का जवाब देंगे और इसके बाद वोटिंग होगी। दूसरी ओर आज राज्यसभा में हंगामा मचा रहा। राज्यसभा में कार्रवाई 45 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के बीच आज जमकर बहस हुई। डेरेक ओब्रायन विपक्ष के 267 के तहत दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे थे। डेरेक ने अपनी बात रखने के लिए मेज थपथपाई, जिसे धनखड़ ने नाटक करार दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी। इसके बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने खड़गे के नेतृत्व में बैठक की, जहां सरकार को घेरने को लेकर चर्चा की गई। इसी हंगामे के बीच आज मोदी सरकार ने कई बिल भी पारित करा लिए। सदन में पीएम मोदी कब तक नहीं आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है और अब इस परेशानी को और बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए मुंबई इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है और आज इसकी तारीख सामने आ गई है। इस बार भी बैठक 2 दिन चलेगी, तो कब होगी इंडिया गठबंधन की बैठक,
देखते हैं ये रिपोर्ट। 23 जून को विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई। इसे सीएम नीतीश कुमार ने आयोजित किया। इसके बाद अगली बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 और 19 जुलाई को हुई। यहाँ मेजबान कांग्रेस पार्टी थी। सोनिया गांधी मुख्य भूमिका में नजर आई और यहीं पर इस गठबंधन को इंडिया नाम मिला, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। ये बैठक शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी संयुक्त रूप से आयोजित करेगी। मुंबई में होने जा रही विपक्षी दलों की तीसरी बैठक काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक में सीटों के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें 26 से ज्यादा दलों के शामिल होने की संभावना है। मुंबई बैठक में गठबंधन संचार, 2024 आम चुनाव अभियान के लिए समितियों की संरचना और चुनावों से पहले संयुक्त विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के समन्वय के लिए एक अन्य पैनल की घोषणा कर सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे राज्य में हो रही है जहां गठबंधन का कोई भी सहयोगी सत्ता में नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बैठक होने से बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। इस बार भी इंडिया गठबंधन में कुछ और दल जुड़ सकते हैं, जिससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। वैसे परेशानी में तो विदेश मंत्रालय के बयान से भी बीजेपी दिखाई दे रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल के आखिर में इंडोनेशिया में हुए G20 बैठक में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति से बातचीत हुई थी और अब इसी दावे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और चीन की तनातनी के बीच पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 इवेंट के दौरान दोनों की ये बैठक हुई थी। वहीं इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दी थी। उसके बाद से मोदी सरकार चीन को लेकर कठोर कदम उठाने की बात कह रही है। सरकार बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच किसी भी तरह के सार्थक बातचीत या समझौता नहीं हुआ है। जब से चीनी सैनिक LAC समझौता उल्लंघन कर रही है, 16 नवंबर 2022 को मोदी सरकार ने बाली में दोनों नेताओं के बीच डिनर पर हुई बातचीत को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात के रूप में दर्शाया था। लेकिन 25 जुलाई 2023 को चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान में बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति का उल्लेख किया गया। 27 जुलाई को हमारे विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि बाली में दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात के अलावा भी बहुत कुछ हुआ था। क्या यह सहमति है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन को दी गई छूट? क्या चीनी सैनिक आखिरकार देपसांग और डेमचौक से पीछे हट जाएंगे, जहां उन्होंने 3 साल से भी अधिक समय से भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोक रखा है? इस बीच दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी ऐसे आगे बढ़ते दिख रहे हैं जैसे अप्रैल 2020 के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ कभी नहीं हुई है। क्या यही प्रधानमंत्री की लाल आंख का नतीजा है? कांग्रेस के सवालों से मोदी सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है। वैसे मुश्किल में तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भी डाल दिया है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भीमा कोरेगांव मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2018 के भीमा कोरेगांव से जुड़े एल्गार परिषद केस में आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को दोषी साबित करने में जुटी है और जमानत का विरोध कर रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि वो 5 साल से हिरासत में है, ऐसे में उनको जमानत पर रिहा किया जाना ठीक है। दोनों की जमानत को अदालत ने मंजूर कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने निर्देश दिया कि गोंजाल्विस और फरेरा महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे, पुलिस के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे। कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और मामले की जांच कर रही NIA को अपना पता बताएंगे। एजेंसी को उनका सही पता मालूम होगा तो वो उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख सकेगी। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोनों पर लगे हुए आरोप काफी गंभीर है, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो 5 सालों से हिरासत में है, उन्हें इस तरह से कैद तो नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें कि वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिका मुंबई उच्च न्यायालय से खारिज हो गई थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दरअसल ये मामला पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम से जुड़ा है। पुणे पुलिस का कहना है कि इस
जिसके लिए पैसा माओवादियों ने उपलब्ध कराया था। वहीं एनआईए का आरोप है कि इस मामले से जुड़े लोगों के निशाने पर पीएम मोदी थे। उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। गोंजाल्विस और अरुण फरेरा 2018 से महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद थे। दोनों ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन पहले लोकल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। और बुलेटिन के आखिर में बात रेल मंत्री के बयान की। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को रुला दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान करने वाली थी। पिछले 9 सालों से केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में 2014 से 2023 के बीच कितने रेल हादसे हुए, इसके बारे में आज लोकसभा में जानकारी दी गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में पिछले 9 सालों से डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार में देश का तेजी से विकास होने का दावा करती है, लेकिन विकास के काम सरकार गिना नहीं पा रही है। यहां तक कि सरकार का दावा है कि रेलवे को अब हादसे से लगभग मुक्त करा दिया गया है, लेकिन लोकसभा में जो आंकड़े रेल मंत्री ने पेश किए उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 3 सालों में रेल हादसों की संख्या कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साल 2014-15 में 135 रेल दुर्घटनाएं, साल 2015-16 में 107, साल 2016-17 में 104 रेल हादसे हुए थे, जबकि साल 2017-18 में 73, 2018-19 में 59, 2019-20 में 55 रेल हादसे हुए। इसके बाद देश में कोरोना आने के चलते रेल के पहिए ठप हो गए थे, जिसके चलते साल 2020 और 21 में सबसे कम 22 हादसे हुए। लेकिन इसके बाद से हादसों का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया और साल 2021-22 में 35 और साल 2022-23 में 48 रेल दुर्घटनाएं घटी और साल 2023-24 में देश में इस शताब्दी का सबसे बड़ा रेल हादसा भी देखा गया, जब बालासोर में एक के बाद एक 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। इस बार बीजेपी सरकार ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन रेलवे सुरक्षा पर कोई काम होता नहीं दिख रहा है।